Hello students, this is Bhushan going to take first lecture of 10th standard polity. Today we will discuss about first chapter power sharing. तो पावर शेयरिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी की, और इन दो स्टोरी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम क्या है? एक छोटा कंट्री है, स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन नियरली 1 करोड़ है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो हरियाणा से भी लेसर है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ लैंड से घिरी हो, जिसकी बॉर्डर क्या हो? चारों तरफ लैंड से घिरी हो। इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री बिकॉज वेस्टर्न साइड जो है इंडिया का वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और द ईस्टर्न साइड इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। तो बेल्जियम इज अ लैंडलॉक कंट्री which is surrounded by France, Netherlands, Germany and Luxembourg. अब हम बात करते हैं ethnic composition of Belgium. Belgium is majorly divided into two regions. One is Flemish region and other is Wallonia region. जो Flemish region है उसमें 59% people रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जो Wallonia region है वहाँ 40% people रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम की वो जर्मन बोलती है। ये जो कंडीशन है ये रिवर्स है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स में क्या है? 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% पीपल जो है वो डच स्पीकिंग पीपल हैं। ये बेल्जियम का मैप है जो इन रीजन्स को शो कर रही है, और जो ये रेड पोर्शन रीजन है वो आपके बेलोनिया रीजन को शो कर रही है, और आपका येलो पोर्शन शो कर रहा है फ्लेमिश रीजन को। रेड विद लाइन वो आपका शो कर रहा है जर्मन स्पीकिंग पीपल्स को, और जो ऑरेंज कलर है वो आपका ब्रुसेल्स को शो कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की प्रॉब्लम्स क्या थी? तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में है, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है। बट सेम टाइम पे सिचुएशन क्या है? अपोजिट है इन द ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, और द डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी में है। जैसा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है एंटायर बेल्जियम के अंदर एक्सेप्ट ब्रुसेल्स माइनॉरिटी में है, तो वो उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स मिल रहा है। लेकिन जो फ्रेंच की कंडीशन है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है देन द मेजोरिटी कम्युनिटी पीपल, दैट इज डच स्पीकिंग पीपल। इसके कारण क्या है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है उन्हें मेजोरिटी में होने के कारण पुअर होते हुए भी जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स है उनका फायदा नहीं मिल रहा है। तो दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज इन 1950s and 60s. Which was so worse in capital region, that is Brussels. अभी हमने बेल्जियम और बेल्जियम के सोशल कंडीशन के बारे में जाना। अब हम श्रीलंका के सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में जानेंगे। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है जो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग हरियाणा के बराबर है, और ये दूसरे एशिया देशों की तरह डाइवर्स पॉपुलेशन वाला नेशन है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की सोशल कंडीशन की, यानी यहाँ के सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं। श्रीलंका में मेनली दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक सिहला स्पीकिंग जिनकी पॉपुलेशन 74% है, और दूसरा तमिल स्पीकिंग जिनकी पॉपुलेशन 18% है। जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो दो सब ग्रुप में बटे हुए हैं। एक नेटिव तमिल ऑफ कंट्री जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं, इनकी पॉपुलेशन 30% है, जबकि दूसरा जो है वो इंडियन तमिल है जिनके फोरफादर इंडिया से कॉलोनियल रूलर द्वारा श्रीलंका लाए गए थे टी प्लांटेशंस के अंदर काम के लिए। तो इनकी पॉपुलेशन 5% है। अब हम रिलीजन्स की बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में जो मोस्टली सिहला स्पीकिंग पीपल है वो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि
मोस्टली तमिल स्पीकिंग पीपल जो है वो हिंदू या मुसलमान है, और यहाँ 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। ये दोनों ही लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंहला और तमिल दोनों की दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। ये आपका श्रीलंका का मैप है जो शो कर रहा है आपके एथनिक कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका को, जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न यानी नॉर्थ ईस्टर्न पेरिफेरल रीजन है, और वो आपका ऑरेंज कलर में है, और ये आपको शो कर रहा है तमिल पॉपुलेशन को, वाइल मेजर येलो कलर रीजन जो है वो आपका सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी को शो कर रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद यहाँ के जो सिंहला लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो सिंहला कम्युनिटी है उन्हें देश में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। तो इसके लिए जो सिंहला गवर्नमेंट थी और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उन्होंने निम्नलिखित फॉलोइंग स्टेप्स उठाए। पहला, 1956 में एक एक्ट अध्यादेश पास किया गया जिसके द्वारा जो सिंहला भाषा थी उसे राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो था इसके बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और ऐसी कानून पास किया गया जिसके द्वारा नौकरी और विद्यालयों में जो सिंहला स्टूडेंट्स थे उन्हें मेजॉरिटी दी गई। उसके बाद क्या एक नया संविधान बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि जो राज्य है वो संरक्षण प्रदान करेगी और बढ़ावा देगी बुद्धिज्म को। इन सब का क्या परिणाम निकला, तो अब हम बात करेंगे आउटकम ऑफ दिस स्टेप्स। जो ये उपरोक्त कदम उठाए गए थे श्रीलंका की सरकार द्वारा, उनके क्या परिणाम निकले। तो द अबव स्टेप ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। इनके कारण क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल थे उनके अंदर प्रताड़ना की भावना उत्पन्न हुई। वे मानने लगे कि संविधान और सरकार जो है वो उनके सामाजिक स्वतंत्रता के अधिकार, नौकरी में समानता व अवसर की समानता के अधिकार की अवहेलना कर रही है। वे मानने लगे कि सरकार उनके हितों का नकार रही है। इसके परिणाम स्वरूप सिंहला और तमिल समुदायों के बीच आपसी विवाद बढ़ता गया। इन बहुसंख्यकवादिता के खिलाफ तमिल लोगों द्वारा कौन से कदम उठाए गए, हम उनकी बात करते हैं। श्रीलंकन तमिल्स ने आपस में मिलकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन किया और उन्होंने संघर्ष की घोषणा की। उन्होंने अपनी मांगे रखी सरकार के सामने। उनकी पहली मांग तमिल को राजकीय भाषा बनाने की थी, और उसके बाद वे अवसरों की समानता और शिक्षा व नौकरी की मांग कर रहे थे। तमिलों की मांग को बार बार ठुकराए जाने के कारण अब तमिलों ने अपने लिए स्वतंत्र तमिल राज्य है अर्थात तमिल एलम, जिसमें उत्तर पूर्वी श्रीलंका का हिस्सा शामिल था, की मांग की। आपसी दोनों समुदायों के बीच आपसी अविश्वास अब कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद में बदल चुका था, और जल्द ही इसने गृह युद्ध सिविल वॉर का रूप ले लिया। और यह सिविल वॉर श्रीलंका के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही खतरनाक हजारस साबित हुआ, और इस गृह युद्ध का अंत 2007 में हुआ। इसी गृह युद्ध के कारण भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी श्री पेरम्बदूर, चेन्नई में हुई। अभी हमने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटीज के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों की बात की। अब हम बेल्जियन लीडर्स द्वारा उठाए गए कदमों की बात करेंगे। बेल्जियन लीडर्स ने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटीज के को एग्जिस्टेंस पे जोर दिया, और उन्होंने इनके को पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें से महत्वपूर्ण
कदम 1970 से 1993 के बीच किए गए 4 संवैधानिक संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के परिणाम स्वरूप बेल्जियम का एक अलग से स्पेसिफिक मॉडल, यूनिक मॉडल निखर कर दुनिया के सामने आया। अब हम बेल्जियन मॉडल की स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं। जो बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब करता है कि जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो क्या हो, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर के इक्वल हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, बजाय मेजोरिटी और माइनॉरिटी के। जैसा कि हमने देखा था कि डच जो है वो बेल्जियम में मेजोरिटी कम्युनिटी है जबकि फ्रेंच माइनॉरिटी है। फिर भी उन्होंने क्या किया, इनके पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डच को इक्वल कर दिया नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच की। इसके बाद किसी भी स्पेशल लॉ को बनाए जाने के लिए प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मिनिस्टर की मेजोरिटी की जरूरत की बात कही गई। यानी कोई भी स्पेशल लॉ तब बन पाएगा जब क्या होगा कि प्रत्येक कम्युनिटी के मिनिस्टर्स के हाफ से ज्यादा मिनिस्टर उसके पक्ष में होंगे। अगर किसी भी कम्युनिटी से हाफ से ज्यादा मिनिस्टर उस लॉ के पक्ष में नहीं होते हैं तो वो लॉ नहीं बन सकता। इसके बाद यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, मीन्स वो उनके द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं है, उनके पास अपना अलग पावर है। और इन सबसे बड़ी और इसकी सबसे यूनिक फीचर्स जो है वो है थर्ड गवर्नमेंट। हाँ, जो बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट की बात की है जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक भाषीय मीन्स वन लैंग्वेज पीपल दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल्स उनके द्वारा चुना जाता है। और दे वर्क फॉर दे हैव पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो उनके पास क्या है, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कानून बनाना या उनके लिए स्टेप्स उठाने के लिए उनके पास पावर है। तो ये था हमारा बेल्जियम और श्रीलंकन मॉडल, और जिसमें हमने पावर शेयरिंग की बात की, जहां श्रीलंकन में पावर शेयरिंग का जो पैटर्न था वो टुवर्ड्स मेजॉरिटी कम्युनिटी था, जबकि जो हमारा बेल्जियम था उसमें पावर शेयरिंग जो थी वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कम्युनिटी, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो उनकी पावर शेयरिंग कि इस तरीके से किया गया ताकि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो पीसफुली एक साथ मिलकर रह सके। तो ये दो मॉडल हमें ये दिखाता है कि पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए या स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा कि उनके द्वारा पावर शेयरिंग ना होने के कारण मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर का इक्वल शेयर ना होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ा। जबकि उसके विपरीत हमने बेल्जियम में प्रॉपर पावर शेयरिंग बिटवीन टू कम्युनिटीज का एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देखा, जिसके कारण बेल्जियम एक यूनिक एग्जाम्पल बनकर उभरा और जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी उसे यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस बनाया गया। नाउ वी आर कैपेबल टू टॉक why power sharing is desirable. So from previous discussion and we come to this conclusions that power sharing is desirable because of mainly two reasons. One is in order to reduce the conflict between the two social groups, which eventually leads to the violence and political instability. So in order to ensure political stability, the power sharing is must. Second one is the power sharing is good for democracies. It is very separate of democracy, and a legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system. Now we will talk on the final topic, that is फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, उनकी बात करें। द फर्स्ट फॉर्म इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ
गवर्नमेंट। इस पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में पावर की शेयरिंग होती है। गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है। एग्जीक्यूटिव का काम जो लेजिस्लेचर ने लॉ, रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना है। जबकि जुडिशरी का काम इंटरप्रिटेशंस का है कि जो रूल, लॉ और रेगुलेशन लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं या एग्जीक्यूटिव द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो जो एक्सटेंट ऑफ पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का जो एक्सटेंट है इन तीनों के बीच जो एक्सटेंट है वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। जैसे कि ब्रिटेन की केस में क्या है, ये फुली एक दूसरे से सेपरेट है। मीन्स एग्जीक्यूटिव के पास उसका अपना पावर है, अपना फील्ड है, लेजिस्लेचर का अपना जुरिस्डिक्शन है और पावर है, और जुडिशरी की अपनी जुरिस्डिक्शन और पावर है। वो एक दूसरे के काम के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर। मीन्स पावर की सेपरेशन है, वन इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर, वन हैज डिफर पावर देन द अदर्स एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर वर्क। ये बट इन इंडिया के केस में क्या है, यह चेक और बैलेंसेज है। मीन्स separation of power है, there is a separation of power between these 3 organs, but also they have authority to keep eye on other works, like as the executive is responsible to the legislature, and similarly judiciary can keep eye on executive and legislature. Okay, so this is called as checks and balances, or also called as balance of power. Means the power is balanced by each other. Like sometimes legislature don't make a law. In that case the certain law is made by the Supreme Court itself, like NGT is a example, National Green Tribunal, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई। और sometimes legislation do not make law because of dissolution or not in session। जब हमारी संसद का लोकसभा सेशन में नहीं होता है तो उस समय क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, वो लॉ बनाता है, यानी ऑर्डिनेंस पास करता है, अध्यादेश पास करता है। तो वो क्या है कि एग्जीक्यूटिव का काम कौन, लेजिस्लेचर का काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। देन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड एज फेडरल पावर। मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का बंटवारा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स की डिवीजन जो है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसे फेडरल पावर भी कहा जाता है। यानी अबाउट फेडरलिज्म वी विल टॉक इन द नेक्स्ट चैप्टर। अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक POSCO, women commissions, etc. And the last one, the power sharing can also be seen in the way of political parties, like one political parties and other political parties, and further pressure groups and movements control or influence those in power. Okay, thanks, we'll meet soon. Hello students, today we are going to read our second chapter, that is federalism. We have already indirectly talked about it in the previous chapter, where we have discussed about the vertical power sharing. Today we will deal with this in detail, and here I will tell you about what kind of federalism in India is. Let's start. Firstly we talk about federalism. Federalism को हिंदी में संघवाद कहा जाता है। संघवाद से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें किसी राष्ट्र में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय प्राधिकार व उसकी अन्य स्थानीय इकाइयों के बीच किया जाता है। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा, आमतौर पर किसी भी संघ में, फेडरेशन के 2 स्तर की सरकारें होती है। एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार, सेंट्रल अथॉरिटी एंड
स्टेट अथॉरिटी। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो केवल उन्हीं विषयों के लिए जवाबदेही होती है जो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हो, जबकि राज्य सरकारें रोजमर्रा के सभी विषयों के ऊपर शासन करती है। अब हम फेडरलिज्म के फीचर की बात करेंगे। जैसा कि हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि फेडरल किसी भी नेशन को तब कहा जाता है जब क्या हो, पावर की शेयरिंग हो बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट अथॉरिटी। सो इसकी फर्स्ट फीचर क्या है कि किसी भी नेशन के फेडरल होने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पावर के डिवीजन होना चाहिए दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों के बीच। उसके बाद है कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं वो एक समान नागरिक को शासित करेगी, लेकिन उनके बीच लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ विषयों पर प्रत्येक स्तर पर अपना अलग अलग शासन क्षेत्र होना चाहिए। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग फील्ड होना चाहिए इन इश्यूज से रिलेटेड, और सेंट्रल का अलग फील्ड होना चाहिए। देन है कि ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र जो है उसका जिक्र संविधान में होना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ज्यूरिसडिक्शन है या स्टेट गवर्नमेंट की क्या ज्यूरिसडिक्शन है, वो क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। उसके बाद आपका संवैधानिक सिद्धांतों को कोई भी एक स्तर की सरकार जो है अकेले ना बदल सके, इसके संशोधन के लिए सभी की मंजूरी होनी चाहिए। यानी कि जो भी संवैधानिक सिद्धांत है इनसे संबंधित, तो उन्हें क्या है कि कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले अनएनिमसली अकेले इसे अमेंड ना कर सके या उसे चेंज ना कर सके। यानी अगर चेंज करना है तो सभी की क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, सभी की क्या होनी चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपका कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो है उसे निरीक्षण यानी अंपायर की भूमिका में रहेगा, वो अंपायर रहेगा, और उसके पास क्या है, संविधान व विभिन्न स्तर की सरकारों की शक्तियों का निर्धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि ये किसका है और ये किसकी पावर है। और वैसे भी आपके फेडरलिज्म में क्या होता है कि जब सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी आपसी विवाद होता है तो उसका निपटान कौन करता है, उसका निपटान आपके कोर्ट करती है। देन है आपका सभी स्तर की सरकारों के रेवेन्यू के स्रोतों का वर्णन स्पष्ट होता कि वे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो सके। यानी क्या है कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर की डिवीजन होती है, और जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी के पास अपना रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट रह सके। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि मान लो सेंटर के पास सारा रेवेन्यू सेंटर के पास होगा और स्टेट के पास कोई रेवेन्यू नहीं होगा, तो स्टेट क्या करेगी, रेवेन्यू के लिए सेंटर पे डिपेंड होगी। तो ये क्या होगा, उनका वाइसनेस होगा, यानी पावर का इक्वल डिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट क्या है कि देश की जो यूनिटी है, अखंडता है, उसको बचाना है और उसको फोस्टर करना है, बढ़ावा देना है। और सेकंड है आपका कि जो रीजनल डिफरेंसेस है, जो रीजनल विविधताएं हैं, उनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये इनका मकसद है। नेक्स्ट आपका जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या है, एक नेशन से दूसरे नेशन में वैरी करता है। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में देखा था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था कि यूके की केस में क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच वो क्या था, वो आपका फुली सेपरेट थे एक दूसरे से। और जबकि इंडिया के केस में क्या था, चेक्स एंड बैलेंसेज है। तो ये क्या है कि फेडरेशन के अकॉर्डिंग वैरी करता है। यानी इंडिया की केस में क्या है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। कुछ सर्टेन केसेस में क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में जाकर लॉ भी बना सकती है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों से सारी पावर छीन ली जाती है। जैसे इमरजेंसी की केस है, नेशन में अगर इमरजेंसी लग गया तो सारे के सारे पावर किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कोई भी फेडरेशन की स्थिति कैसी होगी या फेडरेशन कैसा होगा, ये डिपेंड करता है उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के ऊपर, ऐतिहासिक परिस्थितियों के ऊपर। किसी फेडरेशन के बनने के दो तरीके हैं कि कोई भी फेडरेशन कैसे बनता है, दो तरीकों से बनता है।
फर्स्ट है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सेकंड वन है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। द कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इसमें स्वतंत्र राज्य एक साथ मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करती है। जैसे कि यूएसए का निर्माण कैसे हुआ कि बहुत सारे 13 स्टेट जो थे वो आपस में मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक यूनाइटेड स्टेट का निर्माण करेंगे और वहां से यूएसए का निर्माण हुआ। तो वो क्या है? यूएसए एक एग्जांपल है कमिंग टुगेदर का, जिसमें क्या है कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्य आपस में एक साथ मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करती है और यहाँ राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती है बजाय कि सेंटर के पास। और सेकंड आपका है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है इंडिया। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के फेडरेशन में एक बड़ा राष्ट्र अपनी शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटता है। यहाँ केंद्र के पास अधिक शक्तियां की एब्सोल्युटली है, क्योंकि जो केंद्र है वो अपनी शक्तियां बांट रहा है तो केंद्र चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो। इसका एग्जाम्पल इंडिया है, जो कि उसका एग्जाम्पल आपका यूएस था। यूएस के अलावा स्विट्जरलैंड भी इनके एग्जाम्पल है। अब हम उन पहलुओं की बात करेंगे जो भारत को फेडरल बनाते हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। यूनिटरी यानी भारत एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो हम उन विशेषताओं की बात करेंगे जो भारत को फेडरल बनाता है, भारत को एक संघ बनाता है। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोई भी फेडरेशन कैसा होगा यह उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में वो बना है। भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरते ही विभाजन की असहनीय पीड़ा और खूनी खेल को देखा। तो जो भारत के संविधान निर्माता है उन्होंने भारत को फेडरेशन कहने की बजाय यूनियन कहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। वाई इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर जी ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वह राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं बना है, यानी सभी राज्य अपनी मर्जी से आपस में जुड़े हैं, किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं जुड़े हैं। और दूसरा क्या है कि किसी भी राज्य के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो भारतीय संघ से टूटकर अलग हो सके। ऐसा किसी भी राज्य के पास पावर नहीं है। जैसे कि अमेरिका के केस में है, अमेरिका के जो राज्य है वो जब चाहे अमेरिका को छोड़कर अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भारत के केस में नहीं है। इसलिए भारत को एक फेडरेशन कहने की बजाय इंडियन यूनियन कहा गया है। जब हम संविधान के पहले आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ इसका जिक्र मिलता है कि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर हम भारतीय संघ का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ सभी विशेषताएं पाते हैं जो हमने फेडरलिज्म की ऊपर पढ़े थे। भारतीय संविधान ने ओरिजिनली भारत में शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा है, लेकिन बाद में 1993 में एक थर्ड टायर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान ने केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों को 7वें अनुसूची में 3 सूचियों में वर्गीकृत किया है। ये निम्न है। फर्स्ट आपकी यूनियन लिस्ट है जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं। सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट है जिसे हम राज्य सूची कहते हैं। थर्ड आपकी कंकरेंट लिस्ट है जिसे हम हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। अब हम यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट जो है ये वो सब्जेक्ट कंटेन करता है जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के है और जिनके लिए क्या है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी या लॉ की जरूरत है पूरे देश में। ये मुद्दे हैं कम्युनिकेशन, बैंकिंग, डिफेंस एक्सेट्रा, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू होते हैं और जिनके लिए क्या है कि पूरे नेशन में एक सेम लॉ
होना चाहिए। तो इन विषयों के ऊपर के जो है कानून बनाने या पॉलिसी की बनाने की पावर जो है वो यूनियन के पास है, सेंटर के पास है। सेकेंड लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो इश्यूज और वो सब्जेक्ट है जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के हैं, और इसके ऊपर लॉ बनाने की, पॉलिसीज बनाने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और इनके विषय जो है, सब्जेक्ट जो है वो है इरिगेशन, पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे। और देन है आपके कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ये वो सूची है जो जिनमें वो विषय शामिल है जो केंद्र के भी और राज्य के भी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये ट्रेड यूनियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, चाइल्ड एड हो गया, ये सारे के सारे। और अगर इस सूची में बनाए गए किसी भी कानून के ऊपर केंद्र व राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का अंदर जो सेंटर की लॉ है वो प्रिवेल करेगी, यानी सेंटर की लॉ वैलिड मानी जाएगी और स्टेट की लॉ वहाँ पर आपकी रिफ्यूज कर दी जाएगी। और जो सब्जेक्ट, जो विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं आते उन्हें रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहा गया है, और उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब एक टर्म हम बार बार सुनते हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं? ये वो स्मॉलर, छोटे क्षेत्र होते हैं जो किसी भी राज्य के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, और ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के। इंडिया में करंटली 9 यूनियन टेरिटरी है, पहले 7 थे, और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड खत्म करने के बाद 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाई गए, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो अब कुल हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी हो गए, और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। इंडियन फेडरलिज्म के फीचर की बात करेंगे, फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म में क्या है, जो पावर की शेयरिंग है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो क्या है, बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बेसिक है, यानी बेसिक होने का मतलब क्या है कि इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, ये रिजिड है, ये कठोर है। अगर इसे कोई बदलना चाहती है तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी वो मेजोरिटी है जिसके अंदर क्या होता है, पहले तो पार्लियामेंट के अंदर जितने टोटल सीट्स है, जैसे लोकसभा में 543 सीट्स है, तो 543 का 2/3, 2/3 हिस्सा जो मेंबर्स हैं वो इसके पक्ष में होना चाहिए। उसके बाद क्या कि आधे से ज़्यादा है, 51% जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके फेवर में होना चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के बाद पास होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, जब ये पास हो जाए उसके बाद क्या है, कम से कम आधे राज्यों के द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए, तब जाके ये कानून बदल सकता है। ये जो प्रोविजंस है पावर शेयरिंग के, उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है इन संवैधानिक प्रावधानों के, वो आपके जुडिशरी द्वारा लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो ये प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है कि आपको ये कानून इस तरीके से बनाना है या ये करना है, स्टेट यहाँ लेगी एक्शन, यहाँ सेंटर लेगी, या सेंटर ओवर रीच ना करे स्टेट के कानून के अंदर, तो ये सारे के सारे निगरानी कौन रखता है, वो जुडिशरी रखता है। हमने ऑलरेडी कहा था कि फीचर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो जुडिशरी है वो अंपायर की भूमिका में या अंपायर की भूमिका में है। देन हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट की। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का निर्माण। तो इंडिया की हम जब
मैप को देखते हैं 1947 की, तो इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत ही वास्ट कंट्री था जो आपको ये दिख भी रहा है। लेकिन आफ्टर डेट क्या है 1956 में और 1947 आफ्टर पार्टीशन के बाद 1956 में इंडिया के अंदर क्या थे 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। और धीरे धीरे जैसे 1953 में आंध्रा फर्स्ट जो है लिंग्विस्टिक स्टेट बना, आंध्र प्रदेश तमिल क्षेत्र से अलग होकर। ये क्या था लैंग्वेज की बेस पर कि तमिल क्षेत्र के लोग जो थे वो तमिल भाषा का यूज करते थे और जो हमारे ये आंध्र प्रदेश के एरिया रीजन के लोग थे वो तेलुगु यूज करते थे। तो तेलुगु भाषी लोगों को अलग राज्य प्रदान करने के लिए पोट्टाई श्रीरामुलु ने एक अनशन किया था। 52वें दिन वो मारे गए। उसके बाद क्या था कि ये हिंसक हुआ तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों की मांग उठी और भारत में बहुत सारे राज्य बने। तो ये मैंने सभी राज्यों के निर्माण के वर्ष का जिक्र किया यहाँ पर। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो आप देख लेना एक बार। जैसे कि महाराष्ट्र 1960 में जो बॉम्बे था वो 2 पार्ट में टूटा और महाराष्ट्र और गुजरात बना। महाराष्ट्र मराठी भाषा और गुजरात गुजराती। तो 1960 में बॉम्बे 2 पार्ट में टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात में बना। 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड दी गई। 1966 में जो पंजाब था उसके 3 टुकड़े किए गए, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को इस समय यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और आफ्टर चंडीगढ़ भी इसी समय निकला था यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में। लेकिन धीरे धीरे 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड दी गई। देन मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972, देन सिक्किम 1975। सिक्किम को पहला एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। सिक्किम क्या था कि ऑलरेडी इंडिया की जो डिफेंस का सेंटर था ब्रिटिश टाइम से ही, और सिक्किम को पहला एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। यहाँ चोग्याल राजा का राजवंश था और 1975 में लोगों ने विद्रोह कर दिया था उस वंश के खिलाफ और स्टेटहुड की मांग की, तब इसे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। गोवा 1987, इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी बना रखा था। मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, इससे पहले ये सारे यूनियन टेरिटरी थे। छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ को जो एमपी है उससे अलग किया गया 2000 में। उत्तराखंड डेवलपमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। झारखंड सेम 2000 के अंदर बिहार से अलग किया गया फॉर द डेवलपमेंट इशू। और तेलंगाना 2014 में आपका इससे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। करंटली जो इंडिया में है 28 स्टेट्स है। जैसा कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है वो ब्रीच कर दी गई है, उसे ब्रोक करके 2 यूनियन टेरिटरी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया। हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं। तो जो जो हमारे इंडियन यूनियन है, इंडियन फेडरेशन की जो सबसे बड़ा टेस्ट था वो था कि लैंग्वेज पॉलिसी, किस प्रकार हम जो डिफरेंट सोशल डाइवर्सिटीज है, सोशल डिफरेंसेस है, उसको हम एक फॉर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, इस नेशन में रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने लैंग्वेज पॉलिसी बनाई। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है जिनका तो कौन सी लैंग्वेज को हम वैलिडिटी दे, कौन सी को ना दे, कौन सी को मान्यता दे, कौन सी को कम दे, इसके लिए हम क्या लिखा है लैंग्वेज पॉलिसी। तो इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो बहुत ही यूनिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हिंदी जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और ये क्या है मातृभाषा है, मदर टंग है 40% इंडियंस की। इसके अलावा क्या है कि हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस है जिन्हें क्या है शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इंडिया के जो राज्य है उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राज्य खुद डिक्लेयर कर सकती है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हरियाणा की हिंदी है,
और आपके उत्तर प्रदेश की हिंदी भी है, उर्दू भी है। तो इस तरीके से राज्य अपने ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकती है और एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकती है, और राज्य के जितने भी काम होंगे, राज्य का जो भी काम होगा वो सारे इन ऑफिशियल लैंग्वेज में कैरी आउट किए जाएंगे। उसके बाद क्या है, कोई भी कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी भी पद के लिए आवेदन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि वो किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर अपना एग्ज़ाम दे सकता है, ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या है कि कैंडिडेट अपनी इच्छा से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लैंग्वेज का यूज़ था उसे 1965 में उसको ख़त्म कर देना था, इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ को। बट जो साउदर्न स्टेट थे मोस्टली, उनके डिमांड पर इसे छोड़ा गया, स्पेशली टीटी कृष्णमाचारी के डिमांड पर इंग्लिश को क्या है कंटिन्यू हमने यूज़ में रखा। इसके अलावा क्या था कि हमने इंग्लिश के यूज़ को तो जारी रखा, लेकिन साथ के साथ जो हमने बात की थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई थी कि हिंदी का क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रमोशन करेगी, तो वो चीज़ हमने जारी रखा, उसे हमने चेंज नहीं किया। अब ये प्रमोशन है, प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के ऊपर हिंदी थोपेगी, इम्पोज करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि जस्ट ये है कि हम हिंदी के स्तर के सुधार करेंगे और हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, हम किसी के ऊपर इसे थोपेंगे नहीं। अब हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच के संबंध कैसा है। जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, ये सबसे बड़ी फीचर हमने पहले भी पढ़ा था कि फेडरलिज्म होता ही यही है, इनके बीच बंटवारा। तो इस रिलेशन को जितना ज़्यादा हम स्ट्रेंथन करेंगे उतने ज़्यादा हमारी फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगी। तो इंडिया के अंदर क्या है कि विद पॉलिटिकल सिनेरियो ईयर आफ्टर ईयर इंडियन रिलेशन जो है सेंटर स्टेट का वो और मजबूत होता गया। यानी क्या है कि ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि इनिशियली क्या था 1965 और 1977 तक क्या था कि अनएनिमस गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो लगातार कांग्रेस ही रही है, और 1965 तक नियरली ये था कि हर एक स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो उस समय क्या था, सेंटर स्टेट के बीच जो पावर का शेयरिंग था वो मोस्टली क्या था, सेंटर के पास था और स्टेट के पास पावर बहुत ही कम थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गवर्नमेंट इनस्टेबल हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट आई और कोएलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, यानी बहु पार्टियां आपस में मिलकर जो गठबंधन किया। तो उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे स्टेट ने डिमांड शुरू की कि हमें और पावर चाहिए। तो क्या था कि पावर को धीरे धीरे आपका स्टेट के पास पावर दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या है ये रिलेशन और मजबूत होने लगा, फेडरलिज्म और उभर कर आया भारत में। जैसा कि अभी पीछे भी जो तेलंगाना के सीएम थे उन्होंने, या पश्चिम बंगाल के सीएम, इन्होंने भी स्टेट को और पावर देने की डिमांड की थी। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, वित्त आयोग का जो रिपोर्ट आती है उसमें इन्होंने डिमांड किया था कि हमें और पावर दिया जाए। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके थे कि 1993 के अंदर क्या था कि एक थर्ड टायर शामिल किया गया था। जो थर्ड टायर था हमारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को शामिल किया गया था। इसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन उसे कहा जाता है जब शक्तियां केंद्र व राज्यों से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। इसको शामिल करने का उद्देश्य, इसको शामिल करने का मकसद यह था कि स्थानीय स्तर पर बहुत सी ऐसी समस्याएं व अवसर है जिनका इन संस्थाओं को ज्ञान है व वे इन्हें अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। 73 में व 74 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक सुधारों द्वारा लिए गए कदम निम्न। सबसे पहला, पंचायतों व म्युनिसिपल के चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। कुछ सीटें SC ST व अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC के लिए आरक्षित कर दिए गए। साथ ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए।
स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इनके चुनाव के लिए। वह राज्य सरकार को हिदायतें दी गई कि वह कुछ शक्तियां व आय के साधन इन्हें दे। ये जो शक्तियां हैं ये स्टेट टू स्टेट वैरी करती हैं। देन है 3 टायर गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे फर्स्ट क्या है आपका पंचायत। पंचायत बहुत सारी पंचायतें मिलकर पंचायत समिति, मंडल या पंचायत ब्लॉक बनाते हैं। और ये जो समिति, मंडल या ब्लॉक है ये स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। कहीं पर हम इन्हें समिति कहते हैं, कहीं पर हम इन्हें मंडल कहते हैं, कहीं पर हम इन्हें ब्लॉक कहते हैं। ये समितियां आपस में मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। लोकसभा के सदस्य, उस जिले के MLA, कुछ अन्य जिला स्तरीय संस्थाओं के प्रशासनिक सदस्य जिला परिषद के अंग होते हैं, जिसका मुख्य जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है। अब हम शहरी क्षेत्र में लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। नगरों में म्युनिसिपैलिटीज होती है। अब बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है वो MC यानी म्युनिसिपल चेयरमैन होता है, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो है वो मेयर होता है। फर्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 तरह की मेजोरिटी है। मेजोरिटी क्या होती है कि संसद में कोई भी बिल पास करने के लिए कितने लोगों या कितने सदस्यों की सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं मेजोरिटी। तो ये 4 तरह की मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको हाउस, टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट एंड वोटिंग, वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल यानी इसके 2 सदन है। ये 2 सदन लोकसभा या राज्यसभा है। सदन को ही हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा जो है वो हमारे पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। इन सदनों में निश्चित संख्या है कि कितने सदस्य इसका हिस्सा बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ। और जो व्यक्ति इसका हिस्सा बनता है उसे हम क्या कहते हैं MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। कई बार कुछ सदस्य जो है अपने पद से त्याग दे देते हैं या उनकी मृत्यु या अन्य कारण से उनका पद खाली हो जाता है, जिसे हम वैकेंसी कहते हैं। किसी बिल के समर्थन या विरोध में जब वोटिंग होता है उस समय कुल संख्या का जितना हिस्सा संसद के सदन में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग कहते हैं। यानी वो उपस्थित होते हैं और उस समय वोट कर रहे थे, चाहे वो पक्ष में करे चाहे वो विपक्ष में करे, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब हम बात करते हैं मेजोरिटीज की। पहली मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? ये संसद के कुल सदस्य जितने हैं उनमें से जितने उस समय मौजूद है और वोट कर रहे हैं उसका 50%, यानी संसद में मौजूद और वोटिंग कर रहे सदस्यों का 50% या उससे ज्यादा। मान लो जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 250 है और मान लिया कि उसमें से 240 प्रेजेंट है, तो 240 जो प्रेजेंट है और वो वोटिंग भी कर रही है तो उनका 50% या उससे ज्यादा। तो 240 का 50% 120 प्लस 1 121। अगर 121 लोगों ने बिल का समर्थन किया है तो वो बिल जो है पास हो जाएगा राज्यसभा से। इसी तरह एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? 50% और उससे ज्यादा, मोर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? जैसे कि हमने लोकसभा के केस में ये 543 प्लस 2 जो मेंबर है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन ना मिले। तो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 238। तो जो चुन के आते हैं प्लस में 12 जो है वो प्रेसिडेंट उन्हें मनोनीत करता है। जो मानी हुई पर्सनैलिटी है लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर, सोशल सर्विस के अंदर और साइंस के अंदर, उन्हें मनोनीत करता है। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो है 250। ठीक है, तो इस टोटल स्ट्रेंथ का 50% यानी
अगर 250 का हम 50% करें तो हाफ कितना हो जाएगा, 125 प्लस 126 राज्यसभा की केस में, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द केस ऑफ लोकसभा क्या होगा, 545 का हाफ, 545 का हाफ आपका 272 पॉइंट समथिंग और प्लस 273 होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देन आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होना चाहिए, 50% या उससे ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वैकेंसी का। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंथ कितनी है टोटल, जैसे 545 है, उसमें से माइनस वैकेंसी, जैसे कि कुछ सदस्यों की वैकेंसी है वो नहीं है अब पोस्ट पे, तो वो माइनस करके मान लो कि 3 मेंबर नहीं है, तो 545 माइनस 3 यानी 542, उसका 50% या उससे ज्यादा जो होगा वो इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाएगा। देन आपके स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो हाउस में प्रेजेंट है, वोट कर रहे हैं, टोटल जितने भी मान लो 400 है तो 400 का 2/3 जो प्रेजेंट भी और वोटिंग कर रहे हैं, जैसे 400 का 2/3 क्या होगा, 266 प्लस 1 267। तो 267 अगर आपके पास जो मेंबर है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिल को, तो वो क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में इसके साथ में क्या होता है कि 2/3 तो होना ही चाहिए, साथ के साथ क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द मेंबर यानी सिंपल मेजोरिटी से भी पास होना जरूरी है। तो ये था आपकी मेजोरिटी। थैंक्स एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।